अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम मोहब्बत की चाहों का दूसरा एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। सब की सब इस तह खाने में पहुंचा देना और देखना ज़रा सी भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैंने तुम्हें लड़कियों को दुबई के लिए सप्लाई का कहा था, इसका काम का क्या बना? जरदाद और सुफियान हेड क्वार्टर में बैठे हेडफोन लगाए किसी औरत की आवाज़ सुन रहे थे। मैडम, वो काम हो गया है, मगर इस महीने के आखिर में सप्लाई स्टार्ट करनी है। आप तब तक कुछ और पैसे कुछ इससे पीस काबू करें। एक दो की मैंने तस्वीर शेख को दिखाई थी, मगर इसको पसंद नहीं आई। अब एक मर्द की आवाज़ गूंजी, चल मैं कुछ करती हूँ इसका। अब तू जा इस कमरे में, एहतियात से इसे लेकर जाना। इसके साथ ही खामोशी छा गई। मैंने तुम्हें कहा था इनके हीरोइन के अड्डे इसी जगह पर हैं, जल्द अज जल्द वो जगह ढूंढनी होगी हमें। और ये लड़कियों वाला केस। जरदाद की खामोश होते ही सुफियान बोला, इसको भी टैकल करते हैं, डोंट वरी। तुम एक काम करो, वो जो तुम्हारा दोस्त है घरों की कंस्ट्रक्शन करता है, वो यकीनन इस आर्किटेक्ट को जानता होगा जिसने ये घर बनाया है। तुम इसको कहो अपने रिसोर्सेज यूज़ करके हमें यहाँ का पूरा नक्शा दे। कल रात नीचे का तो सारा एरिया मैंने देख लिया था, मगर मैं चाहता हूँ कि कोई रिस्क लेने की बजाय हम ऐसे ही वहाँ का आइडिया लगा लें, फिर इस तहखाने तक पहुँचना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आज ही काम करता हूँ। इसका कहना हमें इस घर का लुक अच्छा लगा है, यकीनन घर अंदर से भी खूबसूरत होगा। हमें वैसे ही नक्शा तैयार करवाना है, सो आप इसका नक्शा चेक करवाएं। यार तेरा दिमाग तो बहुत ही डैश है, सुफियान काल मिलाते हुए बोला था। बेटा, ऐसा दिमाग या तो इंसान को डॉन बना देता है या फिर सीक्रेट एजेंट। बजा फरमाया। जरदाद की बात पर सर धनते वो फोन से आने वाली कॉल की जानिब मुतवज्जा हुआ था। अगली रात भी सच संवर कर फहमा को उसके कमरे में जानिब जाना पड़ा। जियाद वहाँ पहले से ही मौजूद था। एक सरसरी सी नज़र इस पर डालने के अलावा इसने से कोई बात नहीं की या फिर अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहा। आप सो जाएं। फहमा जो इस उम्मीद पर बैठी थी कि शायद वो इसकी मदद की बात करेगा, इसके मुंह से ऐसी बात सुनकर वो सख्त बदमज़ा हुई। आप अपने घर क्यों नहीं सोते? आखिर यहाँ आपको क्या मिलता है? आखिर फहमा ने पूछ ही लिया। वो जो नज़रें झुकाए, एक टांग सोफे पर और एक टांग फोल्ड करके पाँव ज़मीन पर रखे बैठा था। फहमा की झुंझलाहट से भरपूर आवाज़ में किया जाने वाला सवाल सुनकर मुस्कुराया। फहमा से तो इसकी दिलकश मुस्कुराहट से पीछा छुड़ाना अजाब हो गया। अब तो इतनी टेंशन क्यों है? शुक्र नहीं करती कि मैं शरीफ इंसान हूँ? वो तो है, मगर जब अल्लाह ने आपकी मुश्किल आसान कर दी है, तो फिर अगर मगर की किस बात की? मुँह धोएं और सो जाएं आराम से। इसे मशवरा देता फिर से खामोश हो गया। वो उठी, मुँह धोया और वजू किया। बाहर आकर बेड की पांटी पर पड़ी एक चादर उठाकर जानमाज की तरह बिछाई कि जियाद की आवाज़ आई, जो खामोशी से इसकी कार्रवाई देख रहा था। इस तरफ नहीं, इस तरफ है किबला रुख। जियाद ने हाथ के इशारे से सही किबला रुख बताया। इसने हैरान होकर देखा। आपको नमाज के लिए बिछाते देख मैंने मोबाइल पर डायरेक्शन देखी है। इसने मोबाइल लहराते हुए इसकी हैरान आंखों में देखा था। वाकई वो जब से यहाँ आई थी बस अंदाजे से ही नमाज पढ़ती थी। यहाँ किससे पूछती? इसका शुक्रिया कहती वो नमाज पढ़ने लगी। जियाद की जानिब इसका दायां रुख था। वो इसके मासूमियत भरे चेहरे को देखने लगा। वो कैसे इस चेहरे को भूल सकता था? जी, यूनिवर्सिटी में बचाते हुए वो ये भी नहीं जानता था किसे किस हाल में और कहाँ देखना पड़ेगा। तहफ़्फ़ुज़ के जिस एहसास में वो यूनिवर्सिटी के हाल में इसके बाजू से लिपट गई थी, वो कितने ही दिन इसकी इस हरकत पर हैरान रहा था। इस मिशन के बाद भी वो इसे भूल नहीं पाया था, और यहाँ एक तवाइफ के रूप में इसे देखकर इसका खून खोल गया था। जितनी डरी सहमी वो आई थी, इसे देखते ही अंदाज़ा हो गया था कि इनकी किसी साजिश का शिकार हुई है। इसीलिए इसने एक माह के लिए इसे अपनी पनाह में ले लिया था, ताकि कोई मैली नज़र इसको छू कर न गुजरे। फिर भी एक खौफ था, मगर वो खौफ भी फहमा की सारी कहानी सुनाकर दूर हो गया कि अल्लाह ने इसकी इज्जत को महफूज रखा है। जैसे ही वो नफल पढ़कर फारग हुई, चादर तय करने लगी। जरदाद उर्फ जियाद भी चौंका। अभी वो ये हकीकत फहमा से छुपाना चाहता था कि इसका गुमान जरदाद के बारे में दुरुस्त है। नाम क्या है आपका? इसका चादर तय करता हाथ एक सेकंड के लिए रुका। फहमा, मैंने ने बताया तो था। इसने जरदाद को याद करवाया। हाँ, एक्चुअली मैं ये मोबाइल आपके लिए लाया हूँ। यहाँ लोग इन लड़कियों को बहुत से गिफ्ट्स देते रहते हैं, सो सुबह बेशक आप इनको बता देना, छुपाना मत। मेरा नंबर है, इसमें कोई परेशानी यहाँ लगे
یا کسی اور کے ساتھ، آپ اس پر فون کر کے مجھے بتا سکتی ہیں، اوکے؟ فہمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل لے لیا۔ اگلے دن صبح اس نے سب لڑکیوں کو موبائل دکھایا۔ سب اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ کتنی مالدار اسامی اس کے ہاتھ لگی ہے۔ اگلے 2 دن میں یوں ہی گزر گئے۔ فہمہ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ روزانہ وہ آدھا گھنٹہ اس کمرے میں مسلسل چلتا رہتا، پھر ہلکے سے کسی جگہ پر پاؤں مارتا، پھر چلنا شروع کر دیتا۔ فہمہ اس دوران بہت چپکے سے اس کی ایک تصویر کھینچ چکی تھی۔ اسے یقین تھا یہ وہی کمانڈر ہے۔ ان دونوں مہرالنساء کو یقین ہو گیا کہ فہمہ اب ادھر ادھر نہیں ہوگی، تو اس نے اپنی باقی لڑکیوں کے ساتھ اسے بھی پارلر بھیجا۔ فہمہ بجھے دل کے ساتھ فیشل کروا رہی تھی کہ اپنے قریب ایک ورکر کی آواز آئی، ہیلو مسز سفیان، کیسی ہیں؟ اور میجر صاحب کا کیا حال ہے؟ میجر کا لفظ سن کر فہمہ چونکی۔ کیا یہ میری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ جیسے ہی اس کا فیشل ختم ہوا، اس نے اپنے پاس کھڑی ورکر کو پین اور پیپر کا کہا۔ ساتھ مسز سفیان پر ایک نظر ڈالی۔ ینگ سی وہ لڑکی فہمہ کو نجات کا ذریعہ لگی۔ فہمہ نے اٹھتے ہوئے وہ پیپر رول کر کے پاس سے گزرتے یکدم اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہیلو کہتے اس کے ہاتھ میں اس طرح سے دیا کہ سب یہی سمجھے کہ فہمہ نے اس لڑکی سے ہاتھ ملایا ہے۔ اس نے بھی حیران ہو کر فہمہ کو دیکھا، مگر اپنے ہاتھ میں کوئی پیپر محسوس کر کے یکدم اپنی مٹھی بند کر لی۔ فہمہ جا چکی تھی۔ سفیان کی وائف واش روم میں گئی۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونے کے ناطے وہ اس طرح کی سچویشنز کو اب ہینڈل کر لیتی تھی۔ جیسے ہی اس نے واش روم میں آ کر پیپر کھولا، اس کی تحریر پڑھ کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ میجر کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے لگا آپ میری مدد کر سکتی ہیں۔ میں بہت مشکل ہوں، شریف گھر کی ہوں، مگر کال گرلز کے ہاتھ دھوکے سے لگ گئی ہوں۔ پلیز آپ مجھے یہاں سے نکلوا دیں، نیچے میرا نمبر ہے۔ ایک امید کی کرن آپ کی صورت نظر آئی ہے، پلیز۔ شیزا نے جلدی سے اس کا نمبر نوٹ کیا۔ فہمہ واپس آ کر انتظار میں تھی کہ کب شیزا کا میسج یا کال آئے۔ رات 8 بجے کے قریب شیزا کا واٹس ایپ پر میسج آیا، میں مسز سفیان۔ فہمہ نے جلدی سے اپنا نام لکھ کر یقین دہانی کروائی کہ یہ اسی کا نمبر ہے، اور فوراً شیزا کا نمبر بھی سیو کیا۔ ہاں آپ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے بتاتے ہی فہمہ نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں ایک کمانڈر آتا ہے جس نے مجھے ایک ماہ کے لیے ان سے بچایا ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں کچھ عرصے پہلے ہونے والی دہشت گردی میں مجھے بچایا تھا، اور یہاں بھی ان کو ایک ماہ کے لیے میرے لیے پیسے دیے ہیں۔ جب میں نے ان کو پہچان کر پوچھا کہ آپ وہی کمانڈر ہیں تو اس نے مجھے جھٹلایا۔ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، وہ ایس ایس جی کو دھوکہ دے رہا ہے اور ایسی غلط جگہ آتا ہے۔ فہمہ کا میسج پڑھ کر شیزا کی تو آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ لوگ اس وقت چائے پی رہے تھے، سفیان، شیزا اور زرداد سفیان سے کوئی کیس ڈسکس کر رہا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی کمانڈر ہے؟ میں اس کو کبھی نہیں بلا سکتی۔ اس کو دیکھ کر جس تحفظ کا احساس مجھے یونیورسٹی میں ہوا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اچھا میں آپ کو اس کی پک سینڈ کرتی ہوں، میں نے کل لی تھی، آپ اپنے ہسبینڈ کو دینا، آئی ایم شور وہ ضرور پتہ کر لیں گے۔ فہمہ نے میسج کرتے ہوئے زرداد کی پکچر ڈھونڈ کر شیزا کو سینڈ کی۔ شیزا کو جیسے پکچر ملی وہ ہکا بکا رہ گئی۔ زرداد بھائی، اس نے بے اختیار زرداد کو پکارا۔ جی بھابھی، وہ اپنے سامنے رکھی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا، اسی انداز میں بولا۔ یہ آپ کال گرلز کے پاس کب سے جانے لگ گئے؟ زرداد اور سفیان دونوں بری طرح چونکے۔ آپ کو کس نے کہا؟ زرداد نے اپنے گھبرائے لہجے پر قابو پایا۔ نہ صرف بتایا ہے بلکہ ثبوت بھی حاضر ہے، شیزا نے طنزیہ نظروں سے کہتے ساتھ ہی موبائل کا رخ اس کی جانب کیا۔ زرداد نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے اپنی پکچر دیکھی۔ سینڈ کا نام پڑھتے ہی وہ چونکا۔ اگر اجازت ہو تو سارے میسیج پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتی نظروں سے شیزا کو دیکھا۔ اس کے سر ہلانے پر جوں وہ میسیج پڑھتا گیا اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ یار اس بندی کو تو سیکرٹ ایجنٹ ہونا چاہیے تھا۔ واقعی سفیان بھی اس کے ساتھ میسیجز پڑھ رہا تھا۔ اس نے بھی زرداد کی بات کی تائید کی۔ اب آپ دونوں مجھے بھی کچھ بتائیں گے؟ شیزا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ اس نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ آخری نے شیزا کو اپنا کیس بتانا پڑا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ 1 مہینے والی کہانی سمجھ نہیں آئی۔ ساری ڈیٹیل کیس سننے کے بعد سفیان نے مشکوک نظروں سے زرداد کو دیکھا جو بمشکل اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں یار، کسی کو بچا کر نیکی کما رہا ہوں۔ نہ میرا بیٹا، صرف نیکی کا سین نہیں ہے۔ سفیان اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بالکل صحیح سے بتائیں۔ شیزا نے بھی تائید کرتے اسے دیکھا۔ آپ دونوں کو اب نیند آ رہی ہے، میں اب چلتا ہوں۔ زرداد نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ بیٹا تو ہل کے دکھا، بتا سیدھی طرح۔ اب کی بار سفیان نے روب سے کہا، اور زرداد کو ان کو بتانے ہی پڑی کہ وہ ہرنی آنکھوں والی لڑکی اس کو بے حد پسند ہے اور یہ کہ وہ اسے وہاں سے جلد از جلد نکالنا چاہتا ہے۔ چل کل تک کوئی انتظام کرتے ہیں، سفیان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔
اس رات وہ فہمہ کی طرف نہیں گیا۔ رات 12 بجے تک انتظار کرنے کے بعد اسے ٹینشن شروع ہو گئی۔ تصویریں تو بڑی زور سون بن کر اس نے بھیج دی تھیں، تو کیا اتنی جلدی اس کے خلاف ایکشن لے لیا؟ اور اگر وہ نہیں آیا اور ان لوگوں نے مجھے کسی اور کو، اس سے آگے اس کا سوچنا محال تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور زرداد کو کال کی، وہ جو اس وقت میرونسا کے گھر کا نقشہ پھیلائے مختلف ایریاز کو مارک کر رہا تھا۔ فہمہ کے نام کو موبائل کی اسکرین پر بلنک ہوتے دیکھ حیران ہوا۔ پھر پہلا خیال ہی یہی آیا کہ کہیں میرونسا نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی۔ ہیلو میں فہمہ، آپ زیاد بات کر رہے ہیں نا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہیلو کہنے کے جواب میں اس کا فکر سے بھرپور لہجہ سن کر اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شیزا کو تصویریں دینے اور پھر اس کی غیر حاضری کو لے کر وہ پریشان ہے۔ کسر تو آپ نے نہیں چھوڑی تھی، میری ہی تصویریں لے کر لوگوں کو واٹس ایپ کی جا رہی ہیں۔ 007 بننے کا بہت شوق ہے آپ کو؟ وہ روب سے بولا۔ آپ میرے کمانڈر ہیں نا؟ وہ بے خیالی میں میرے کمانڈر کہہ گئی، پھر اپنی بے خیالی پر زبان دانتوں میں دبائی۔ دوسری جانب تو اس کی بے اختیاری پر زرداد نے بمشکل کہہ رکا، مگر شرارتی لہجے پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ مجھ پر آپ نے اپنا نام کب لکھوایا؟ اصل میں آپ آئے نہیں تو میں پریشان ہو گئی، اس نے زرداد کی بات نظر انداز کرتے کہا تھا۔ آپ کیا مجھے مس کر رہی تھی؟ اس کا آنچ دیتا لہجہ فہمہ کو اچھا خاصا کنفیوز کر گیا۔ نہیں، وہ میڈم بہت مرتبہ پوچھ چکی ہیں، اب مجھے تو پتہ نہیں تھا، سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ اس نے اپنی طرف سے بات بنائی۔ چلیں آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن آپ نے آج جو شیزا بھابی کو میری پکچرز بھیجی ہیں، اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ وہ اپنے لہجے کو خوفناک حد تک سنجیدہ بناتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری، اب کل ہی روبرو بات ہوگی، کہتے ساتھ ہی زرداد نے کال کاٹی اور زیر لب مسکرایا۔ وہ آفس میں بیٹھا ابھی کسی رپورٹ کی پروف ریڈنگ کر رہا تھا کہ موبائل پر اس نے سفیان کی کال اٹینڈ کی۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ اچھی رپورٹ نہیں ہے، وہ لوگ فہمہ کی پکچر اپنی دبئی والے کلائنٹ کو بھجوانے کا سوچ رہے ہیں، کل رات ہی ڈسکشن ہوئی ہے۔ کیا بکواس ہے یار، وہ غصے سے بنایا۔ بکواس نہیں، سچ ہے، جیسے ہی تیرا ایک ماہ ختم ہوگا وہ اسے سیدھا باہر بھیج دیں گے۔ اب جو کرنا ہے ہمیں آج ہی رات ہی کر کے فہمہ کو سیو کرنا ہے۔ سفیان کے کہنے پر اس کا دماغ تیزی سے پلان بنانے لگا۔ تم گھر پر ہو؟ اس نے سفیان سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہوں، راستے میں ہوں۔ کیوں، خیریت؟ سفیان نے چمبے سے پوچھا۔ گھر پہنچ کر بھابی سے میری فوراً بات کرواؤ، اس نے کہتے ساتھ ہی فون بند کیا۔ ابھی وہ دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ شیزا کی کال آنے لگی۔ اس نے سامنے لگی ٹی وی کی آواز اونچی کی تاکہ کوئی بات باہر نہ جا سکے۔ ہیلو جی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے خوشگوار لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر تمہیں بڑی بہن سمجھ کر کوئی حکم دوں تو کیا مانو گی تم؟ شیزا کی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو جملائے۔ حکم تو کر کے دیکھیں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ زرداد، جس کو تم زیاد کے نام سے جانتی ہو، آج رات جب وہ تمہیں باہر لے کر جانے آئے گا تو کوئی چونچ نہ کیے بغیر آ جانا، سمجھو یہ تمہیں اس جہنم سے نکالنے کا پہلا قدم ہے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اس کی بات سنی۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ دوسری جانب خاموشی محسوس کر کے بولی تھی۔ جی میں سن رہی ہوں، میں آنکھیں بند کر کے آپ پر یقین کر رہی ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ میں نے حالات کے سپرد کر دیا ہے اپنے آپ کو۔ مجھے پوری امید ہے میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ جب اتنے دندوں میں رہ کر زرداد جیسا فرشتہ بھیجا ہے تو یقیناً آگے بھی وہ مجھ پر اپنا کرم کرے گا، اس نے پر یقین آواز میں کہا تھا۔ میں رات میں ضرور آؤں گی، اس نے کہنے پر شیزا نے ایک دو اور ہدایتیں دیتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ رات میں وہ زرداد کے آنے سے پہلے ہی تیار تھی۔ جیسے ہی زرداد کے آنے کی اطلاع ملی، ملازمہ نے دی، وہ ڈائننگ روم میں آئی جہاں زرداد پہلے سے موجود تھا اور مہرنسا بھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، زرداد اسے دیکھ کر کھڑا ہوا۔ وہ لیمل کلر کے فراک اور فیروزی پاجامے میں ملبوس تھی جس پر بہت نفیس کام ہوا تھا۔ دوپٹہ پھیلا کر آج پھر اس نے سلیو لیس بازوؤں کو ڈھکا ہوا تھا، کھلے لمبے بالوں کی سائڈ سے مانگ نکالی ہوئی تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نے لے کر جاؤں؟ زرداد نے بمشکل اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹائی۔ ارے سرکار، یہ تو فی الحال آپ کی امانت ہے، جہاں مرضی لے جائیں، وہ معنی خیزی سے مسکرائیں۔ زرداد نے آگے بڑھ کر فہمہ کے کندھے پر بازو پھیلایا کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ چلیں سویٹ ہارٹ۔ فہمہ تو اس بے تکلفی پر شرم سے پانی ہو گئی۔ بمشکل ہلکا سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے میڈم، کہتے ساتھ ہی وہ اس طرح اسے بازو کے حلقے میں لیے باہر نکلا۔ فہمہ نے ایک دو مرتبہ اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکا سانس لیا۔ کیا فضول حرکت تھی یہ؟ فہمہ نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو کمال خوبصورتی سے اپنی مسکراہٹ چھپائے سامنے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ کون سی؟ اس کی معصومیت پر اس کا دل کیا سر گاڑی کے شیشے پر دے مارے۔ وہی جو آپ نے اس میڈم کے سامنے کی ہے۔ ابھی تک اس کا تنفس بحال نہیں ہوا تھا۔
तो क्या मैं आपको कहता चले मैडम, आप जानती हैं मेरा और आपका ताल्लुक क्या है इनकी नज़र में, इसलिए मुझे ड्रामा करना पड़ा, अदरवाइज मैं कोई आपके करीब आने के लिए पागल नहीं हुआ जा रहा। ज़रात के लहजे ने अच्छी तरह इसे बावर करवा दिया था कि इसने ऐसा क्यों किया। गाड़ी कुछ देर बाद एक होटल के आगे रुकी। गाड़ी लाग करके ज़रदाद ने इसके साथ कदम बढ़ाए। रिसेप्शन पर पहुंचकर इसने कमरे का नंबर पूछा। इसे गाइड करने पर वो लिफ्ट की जानिब आए क्योंकि कमरा तीसरे फ्लोर पर था। इसने ज़रा पीछे चलती फहमा की नज़र उठाकर ज़रदाद को देखा, जो इस वक्त अभी स्किन कलर की टी शर्ट और जीन्स में मलबूस था। सर उठाए वो हमेशा ऐसे चलता था जैसे फाते चलते हैं। वो किसी चीज़ से मरूब होने वाला बंदा नहीं लगता था। लिफ्ट में इसके साथ जाते इसका दिल धक धक कर रहा था। वो नहीं जानती थी आगे इसके साथ क्या होने वाला है। इसने तो बस खुद को हालात के सहारे पर छोड़ दिया था। जैसे ही लिफ्ट रुकी, फहमा की सोचें भी रुकी। ज़रदाद ने एक मरतबा फिर पीछे मुड़कर इसे नहीं देखा था, इसे जैसे यकीन हो कि वह इसके पीछे ही आएगी। एक कमरे के आगे रुककर इसने किसी को कॉल मिलाई। हाँ, हम पहुंच गए हैं, दरवाज़ा खोलो। इसके कहते ही लॉक खुलने की आवाज़ आई। अब की बार इसने फहमा का हाथ पकड़कर इसके साथ अंदर कदम रखे। अंदर आते ही फहमा की निगाह कुर्सी पर बराजमान शीजा पर पड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ी। इसके अलावा कमरे में 6 और बंदे भी थे। एक मौलवी भी मौजूद था। बहुत शुक्रिया मुझ पर एतबार करने का। अब एक और एहसान करो, हम तुम्हारा निकाह करवा कर तुम्हें एक मजबूत साहिबान देना चाहते हैं। हमारी यह ख्वाहिश भी मान लो। अपनी किस्मत पर और अल्लाह की मेहरबानी पर फहमा की आंखों में आंसू भरे। मैंने पहले भी कहा था, आप बस हुक्म करें, मैं सब मानूंगी। फहमा ने आंसू बहाते हुए इसे कहा था। इसने ये भी नहीं पूछा था कि किससे निकाह है। वो बस अल्लाह की रज़ा में राजी थी। कमरे में एक बेड और कुछ कुर्सियाँ थी। शीजा इसे बेड पर बिठाकर और इसके सर पर दुपट्टा दिया। बाकी सब भी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मौलवी ने निकाह पढ़ना शुरू किया। जिस वक्त मौलवी ने निकाह में लड़के के नाम की जगह ज़रदाद का नाम लिया, फहमा ने झटके से सर उठाकर हैरत भरी आंखों से अपने सामने बैठी शीजा को देखा। इसने फहमा का हाथ दबाकर इसे रजामंदी का इशारा दिया था। फहमा ने माफ दिमाग के साथ कब कबूल है कहा। वो नहीं जानती थी इतनी बड़ी कुर्बानी फहमा फ़कत यही तक सोच सकी। ज़रदाद की अजमत का म्यार इसके दिल में कुछ और बुलंद हुआ। इजाज़त कबूल के बाद सब चले गए सवाल शीजा और सुफियान के। फहमा सुफियान से पहले मर्तबा मिली थी। अच्छा ज़रदाद भाई, अब हम भी चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, शीजा उठते हुए बोली थी। फिर एक नज़र गुमसुम बैठी फहमा पर डाली जो अब भी बेयकीन थी। डियर, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रदाद भाई जाने और वो लोग, वो खुद ही तुम्हें अब सही से प्रोटेक्ट कर लेंगे। शीजा ने इसके गाल थपथपाते हुए कहा था। एकदम फहमा के गले लगकर आंसू रोने लगी। दोनों इस वक्त आमने सामने बैठ के पास खड़े थी, जबकि कुछ फासले पर ज़रदाद और सुफियान खड़े इन्हें देख रहे थे। ज़रदाद हाथ पीछे बांधे सर झुका चुका था। मैं कैसे आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, फहमा पीछे होते हुए बोली थी। ये तो तुम्हें अब ज़रदाद भाई बताएंगे कि कैसे शुक्रिया अदा करो, शीजा ने शरारत से कहा था, जबकि फहमा का दिल धड़का, मगर वो किसी खुशफहमी में पड़ना नहीं चाहती थी। इसके ख्याल में ये सब सिर्फ इस ज़िंदान से निकालने की कोशिश थी। फहमा ने ज़रदाद की जानिब देखा जो हनूज सर झुकाए खड़ा था। ओके बड़ी, सुफियान इसके कंधे पर हाथ रखा। इनके जाते ही फहमा को इसके साथ एक ही रूम में रहने की फिक्र लाहक हो गई। ज़रदाद इनको दरवाजे तक छोड़कर आके बेड पर ऐसे नीमदराज हुआ जैसे अकेला हो, जबकि फहमा खड़ी उंगलियां चटका रही थी। सुनाए। वो जो आंखें मोड़ने आंखों पर हाथ रखे खड़ा था, इसी के अंदाज में बोला, हम क्या इस कमरे में अकेले रहेंगे? कोई बात ना बन पड़ी तो फहमा ने इंतहाई अहमकाना सवाल किया। कम अज़ कम ज़रदाद को यही लगा। आंखों से हाथ हटाते इसने देखा। फहमा ने जल्दी से नज़रों का जाविया बदला। पिछले कितने दिनों से हम रात में एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, तो फिर आज क्या प्रॉब्लम है? जबकि अब तो हमारे दरमियान कोई रिश्ता भी है। इसने उठकर बैठते हुए अपनी नज़रों को इस पर जमाया। उफ, एक तो इस बंदे की आंखें, फहमा बस दिल में सोच कर रह गई। मगर वहाँ सोफ़ा था जहाँ आप लेट जाते थे, यहाँ कहाँ लेटेंगे? इसकी बात पर ज़रदाद के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। यानी आपको टेंशन ये है कि यहाँ सोफ़ा नहीं है? इसे हनूज बेड के पास खड़े देखकर वो इसके करीब आया। चले मैं नीचे सो जाता हूँ, इसने हल बताया। कुर्सी पर पड़ा एक शॉपर उठाया जिसमें इसका ट्राउज़र और टी शर्ट थी। इसने चेंज करने की गर्ज से निकाल ली। नहीं, आप अपने मौसम को मैं नीचे तो सोने देने से रही। यानी अगर मैं सिर्फ शोहर होता तो सो जाता। इसने मुस्कुराहट दबाई। नहीं, ये तो नहीं कह रही मैं। वो कंफ्यूज हुई। मतलब आप ऊपर सो जाएं, मैं नीचे सो जाती हूँ। इसने अपनी तरफ से एक और हल निकाला जिसे ज़रदाद ने बिल्कुल नहीं माना। आपको डर किस बात का है? अपने कपड़े बाजू पर डाले वो एक मरतबा फिर से इसकी जानिब आया। सीने पर हाथ बांधकर गहरी नज़रों से इसके चेहरे पर टिकाई। नहीं तो
डर तो नहीं है। इसने ज़ोर शोर से इसकी बात की नफ़ी की। तो आप, जब आपको कोई डर नहीं तो नीचे सोएं या फिर मेरे साथ ऊपर? प्रॉब्लम क्या है? बेड काफ़ी बड़ा है, हम आराम से लेट जाएंगे। मैं अभी भी सिर्फ मुहाफिज ही हूँ आपका, किसी और बात की टेंशन मत लें। ये इसकी अब तक की फ़हमा के साथ सबसे ज़्यादा तवील गुफ्तगू थी। वो बात जो वो झिझक के बायस कह नहीं पा रही थी वो समझ गया था। अपनी बात ख़त्म करते साथ ही वो मुड़ा और वॉशरूम की तरफ चेंज करने चल दिया। फ़हमा ने सुख का सांस लिया। भाभी ने आपके लिए भी एक सूट इस शॉपर में रखा है, चेंज करना चाहें तो कर लें। फ़हमा ने सर हिलाकर शॉपर का जायज़ा लिया। शुक्र करती कपड़े लेकर अंदर चली गई। वो स्लीवलेस बाजू से बहुत तंग आ चुकी थी। जरदाद ने अभी इससे अपनी फीलिंग्स छुपाने का इरादा किया था। वो फिलहाल पूरी डिक्टेशन से यह मिशन करना चाहता था। अभी वो फ़हमा से कोई जज्बाती वाबस्तगी का इजहार नहीं करना चाहता था, कहीं महरूसा को किसी किस्म का शक न हो जाए। जब वो चेंज करके बाहर आई तो नजरें सामने बेड पर नीम दराज जरदाद पर पड़ी, जो मोबाइल हाथ में लिए इस पर गाने सुनने में मसरूफ़ था, साथ ही साथ कुछ टाइप भी कर रहा था। वो बेड के दाईं जानिब लेटा हुआ था। फ़हमा को बहुत अजीब लग रहा था इसके बाईं जानिब जाकर लेटना। जरदाद ने मोबाइल से नज़र हटाकर इसको देखा। आज रात आपने वॉशरूम की पहरादारी करनी है क्या? इसे शर्मिंदा करने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं दे रहा था। फ़हमा कपड़े शापर में डालकर आहिस्ता कदमों से चलती बेड की जानिब आई। इस वक्त वो वाइट और फिरोजी लॉन के प्रिंटेड सूट और ट्राउज़र में हमरंग दुपट्टे लिए हुए थी। बेड पर बैठकर इसने तकिया उठाया और बेड की पांती की जाबरी रखा। इस तरफ किबला रुख है। जरदाद की आवाज़ पर इसने तकिया वापस जरदाद के पास रखा। झिझकते हुए वो लेट गई, जबकि दिल की हालत अजीब थी। जरदाद की जानिब इसकी पुश्त थी। आज वो जहनी तौर पर इतनी रिलैक्स थी कि चंद ही लम्हों में सो गई। जरदाद अपने जज्बात पर बंद बांधना बहुत मुश्किल लग रहा था। नींद में फ़हमा ने करवट जरदाद की जानिब ली, जो अभी भी बेड की पुश्त से टेक लगाए कोई ईमेल कर लिख रहा था। एकदम इसकी नज़र इसके सोए हुए वजूद पर पड़ी। महबूब पास भी हो और महरम भी तो खुद पर काबू पाना कितना मुश्किल होता है, ये आज जरदाद को मालूम हुआ था। ऊपर से वो गाने के बोल जो उसको और बहका रहे थे। इसने अब की बार रुख इसकी जानिब मोड़ा, जिसके खूबसूरत बाल इसकी गर्दन पर चिपके थे, कुछ तकिए पर बिखरे हुए थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जरदाद की धड़कनें इससे इस हसीन चेहरे को छूने पर उकसा रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे से बालों की लीटें हटाई। इससे पहले कि वो मजीद बढ़ता, एकदम वो अपनी जगह से उठा और खिड़की में जाकर खड़ा हो गया। अभी से खड़े ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि सुफियान की कॉल आ गई, जिसको थोड़ी देर पहले ही इसने एक ज़रूरी रिपोर्ट मेल की थी। हेलो। और काम के बारे में जुनूनी इंसान, तुझे आज रात भी काम की पड़ी हुई है। इसके हेलो के जवाब में सुफियान का झुंझलाहट से भरपूर लहजा इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। सैफी बेटा, आज मेरी वेडिंग नाइट नहीं है। मेरे ख्याल में भी अभी कुछ देर पहले ही तेरा निकाह हुआ है। हाँ, मगर फ़िलहाल ये सिर्फ निकाह है। ये वक्त की ज़रूरत है। मैंने इसे किसी भी रिश्ते में अभी नहीं बदलना, क्योंकि ये हम में से किसी के हक़ में बेहतर नहीं, जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता। अब की बार संजीदगी से जरदाद ने सुफियान को अपना लाइमल बताया। मतलब मैं अभी तेरे छेड़ने से महरूम ही रहूँगा। सोचा था सुबह तेरा उजला चेहरा देखकर तेरे खूब इज्जत अफजाई करूँगा। इसकी दुख भरी आवाज़ पर वो बमुश्किल अपना कहका रोक पाया। मेरी जान, मैं रोज़ सुबह मुँह धोकर उजले चेहरे के साथ ही ऑफिस आता हूँ। इसने भी सुफियान को चढ़ाया। ये जानवान तो अब किसी और को कह, वो भी तो अभी मेरी मोहब्बत से बेखबर है। जान कहा तो इसने वही बेहोश हो जाना है। जरदाद ने हल्का सा रुख मोड़कर सोई हुई फ़हमा को देखा। हाय हाय, तेरे मुंह से ये मजनू वाली बातें सुनकर दिल को ठंडक पड़ गई है। अब तो फ़ोन बंद कर, इससे पहले कि भाभी उठकर तुझे ठंडा कर दें। जरदाद ने इसका ध्यान खुद पर से हटाया। बेटा, वो दिन दूर नहीं जब मेरी भाभी भी तुझे ठंडा करेगी, सुफियान ने धमकी दी। ओके डियर, एंजॉय योर लवली वेडिंग नाइट। सुफियान की दिल जलाने वाली जुमले ने एक मरतबा फिर इससे हंसने पर मजबूर कर दिया। बक बक न कर। इसने हंसते हुए मोबाइल बंद किया, लाइट बंद की, बेड पर वापिस आकर फ़हमा पर एक नज़र भी डाले बगैर आंखों पर बांजू रखे सोने की कोशिश करने लगा। वो कितने मजबूत हिसाब का मालिक था, आज वो खुद ये जानकर हैरान हुआ था, जो कुएं के पास आकर भी प्यासा था। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो इसका पाँव जरदाद की टांग पर धरा था। इसने बेख्तियार जरदाद की जानिब देखा, जो इसके पास ही नीम दराज अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। फ़हमा ने शर्मिंदा होते अपना पाँव हटाया, बाल समेटे तेज़ी से वॉशरूम की जानिब बढ़ी। जरदाद ज़ेरे लब मुस्कुराया। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकली, जरदाद कुर्सी पर बैठा था।
सामने टेबल पर नाश्ते की चीज़ें धरी थी, वो इसी का वेट कर रहा था। आए। इसे बाहर निकलते देख जरदाद ने अपने सामने पड़ी कुर्सी की जानिब इशारा किया। इसके बैठते ही जरदाद ने स्लाइस इसकी प्लेट में डाले और खाने का इशारा किया। खुद भी वो ब्रेड पर मायोनीज लगाकर खाने लगा। एक औरत की मौजूदगी में चाय बनाना एक मर्द को ज़ेब नहीं देता। इसके जताने पर फहमा पर गड़ू पानी पड़ा था। इसने जल्दी से कप सीधे करके इसमें चाय डाली। शुगर वो सर झुकाए सब काम कर रही थी, फिर भी जानती थी कि वो इसकी गहरी नज़रों की जद में है। 1 टीस्पून। इसके कहते ही फहमा ने चीनी हिलाकर कप इसके सामने रखा। थैंक्स। चाय पीने के साथ ही वो इसे लिए वापसी के रास्ते पर चल दिया। वो जो सर झुकाए इसके पीछे चल रही थी, अब तक अपनी हरकतों पर शर्मिंदा सी हो रही थी। इसे पता ही नहीं चला वो कब लिफ्ट के सामने रुका। अपनी सीध में चलती यकलख्त इसकी पुश्त से टकराई। जरदाद ने भी हैरत से पीछे मुड़कर देखा। उफ, और कितना शर्मिंदा होने पड़ेगा इस शख्स के सामने। खुद पर मुलामत करते इसने सोचा। सॉरी। सर उठाकर बेचारगी से कहा। बहकना तो मुझे चाहिए, हवा सब आपके उड़े हुए हैं। जी। इसकी मानी के इस बात पर वो हैरत से जरदाद को देखने लगी। कुछ नहीं कहते साथ ही वो इसका हाथ पकड़े लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही गाड़ी मेहनूसा के घर के आगे रुकी, फहमा ने उतरने से पहले इसकी जानिब देखा। आप आज रात आएंगे ना? इसकी खदशों से भरी आवाज़ पर वह बेसाख्ता मुस्कुराया और फहमा के दिल ने एक बीट मिस की थी। आपको अपनी इज्जत बनाया है और इज्जत को हम बीच रास्ते में नहीं छोड़ देते, बल्कि इसकी और भी हिफाजत करते हैं। मैं आऊँगा। इसके अल्फाज पर फहमा चेहरे पर पुरस्कून तासुर लिए अंदर की जानिब बढ़ गई। अल्लाह हाफिज़ कहते ही वो अंदर की जानिब बढ़ गई। इस रात जब जरदाद आया तो इसने फहमा को बाहर ले जाने की बजाय वहीं ठहरने की ख्वाहिश जाहिर की। मेहनूसा ने इसे इसी कमरे में ले गई, कॉरिडोर के आखिर वाले कमरे की जानिब। कमरे में जाकर फहमा तो नमाज पढ़ने में खड़ी हो गई, जबकि जरदाद कमरे के फर्श का जायजा लेने लगा। फहमा नमाज पढ़कर फारग हुई तो हैरत से जरदाद को देखने लगी, जो अब कमरे में बिछी रग को उठा रहा था। फहमा चौंका। अब के इसके सीक्रेट एजेंट वाले कमांडर होने के राज से वाकिफ थी, लिहाजा इसके सामने अपने मिशन की एक्टिविटीज़ करने में इसे कोई मसला दरपेश नहीं था। ये क्या कर रहे हैं? फहमा ने हैरानी से पूछा। जरदाद ने इसे गुस्से से घूरा। आहिस्ता बोलें। अपनी आवाज़ भी आहिस्ता रखते इसने तंबीह की। फिर मोबाइल और डाटा केबल निकालकर फहमा को दी। इसे स्टीरियो के साथ लगाकर इसमें कोई सॉन्ग सेलेक्ट करें। ठहरें, ये वाला लगाएं और आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दें। इसने वहाँ पर रखे स्टीरियो की जानिब इशारा किया और एक गाना सेलेक्ट करके इसे लगाने को कहा। फहमा ने डाटा केबल एक साइड मोबाइल के साथ लगाई और दूसरी स्टीरियो के साथ, और गाना चलाकर ऊंची आवाज़ कर दी। कमरे में एलेक्स बैंड के ओनली वन की आवाज़ गूंजने लगी। जरदाद ने रग को साइड पर हटाना चाहा तो फहमा ने भी इसकी मदद की। जैसे ही वो रग हटी, जरदाद ने वहाँ के फर्श को हल्का सा दबाया तो वो खुल गया। फहमा का तो मुंह ही घुल गया। वो फर्श नहीं, लकड़ी का एक पीस था जो कि तहखाना था, मगर बिल्कुल ऐसे पेंट किया गया था कि फर्श का हिस्सा मालूम होता था। आपका मोबाइल कहाँ है? जरदाद के कहने पर वो जल्दी से साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर लाई। जरदाद ने इसकी टॉर्च रोशन की और आस्ता से इस तहखाने में उतरा। 3-4 सीढ़ियाँ बनाई गई थी। कुछ देर अंदर का सारा जायजा लेकर जरदाद बाहर आ गया। वापिस हर चीज़ को वैसे ही अभी सेट किया ही था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। इसने फहमा को फ़ौरन बेड पर लेटने का इशारा किया और चादर ओढ़ने को कहा, जबकि खुद जल्दी से अपने बाल बिखेरे और शर्ट उतारी जिसके नीचे बनियान थी। आज इसने ड्रेस शर्ट पहनी हुई थी। फिर वो दोबारा दरवाजे की जानिब बढ़ा। कौन है? भारी आवाज़ बनाकर बोला। साथ ही दरवाज़ा अनलॉक किया। वो सरकार माजरत। अंदर से गानों की आवाज़ आ रही थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ तो मैंने सोचा पूछ लूँ। जरदाद के गुस्सीले तेवर देखकर मेहनूसा घबराई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आंदा मैं यहीं ठहरूंगा। वैसे भी गाने लगाने से आपको क्या मसला है? हमारी ही मर्जी, हम जैसे भी इस कमरे में वक्त गुजारें। जरदाद ने गुस्से से कहा। अरे नहीं नहीं, माफ़ी चाहती हूँ, आप प्लीज़ खफा मत हों। जरदाद के खुफली देखकर इसके हाथ पांव फूले थे। इजाज़त हो तो दरवाज़ा बंद कर लूँ? जरदाद ने इसे वहीं पर आजमान देखकर तंज किया। जी जी कहते साथ ही वो चली गई। जरदाद ने भी दरवाज़ा बंद किया। फहमा आंखें इधर उधर घुमाती से देखने से एतराज़ कर रही थी। जरदाद इसकी उड़ी शक्ल देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराया और शर्ट उठाकर पहनने लगा। यह हरकत ज़रूरी थी क्या? अब इसने ख़तरनाक तेवर से इसकी शर्ट वाली हरकत की जानिब इशारा किया। बहुत ज़रूरी थी। जरदाद ने शरारती मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली। आप वाकई इतनी मासूम हैं या बनती हैं? जरदाद को इसे चढ़ाने में मज़ा आया। गुस्से से इसकी फूली शक्ल जरदाद को और भी क्यूट लग रही थी। जी नहीं, मैं बहुत मासूम हूँ। इसकी तोक़ों के ऐन मुताबिक इसने फूले मुँह से ही जवाब दिया था। अच्छा सुने, जरदाद नाम है मेरा। इसके सुने कहने पर इसने चिढ़कर कहा।
मैं नहीं ले सकती, इसने जल्दी से कहा। क्यों? आपको क्या मसला है? वो चंबे से पूछता खुद भी बेड पर इसके साथ बैठ गया। अपने आप में मगन फहमा ने गौर नहीं किया। ये बहस हम बाद में कर सकते हैं, इसने फिर तेवरी चढ़ाई। इसे एकदम सुफियान की बात याद आई। बेटा, वो ना सिर्फ पैदा हो चुकी होगी बल्कि जल्द ही तुझे नकेल भी डालेगी। आ गई है मुझ पर रोब डालने वाली। वो दिल में सुफियान से मुखातिब हुआ। अच्छा बताएं कि क्या कहना चाहती हैं? आपने नीचे क्या देखा? मैंने भी देखना है, इसने लजाजत से कहा था। पानी के पाइप ठीक करने गया था, गैर संजीदगी से कहते हुए बेड की जानिब आया और तकिया सीधा करके लेटने लगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सीरियल स्लीप था ना, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। मैंने भी देखना है ना। इसकी फजूल जिद ने इसे गुस्सा दिलाया। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है कि नीचे खोपड़ी हैं जो मैं आपको दिखाने ले जाऊं, और जो भी है वो मैं आपको नहीं बता सकता, सो चुप करके सो जाएं। इसे डिपट कर वो स्ट्रियो की जानिब आया और गाने बंद करके अपना मोबाइल लिए वापस बेड पर बैठ गया। प्लीज़ ना, मैं आपकी कुछ लगती हूँ, इसने जैसे इससे अपना और रिश्ता याद करवाया था। वो जो मोबाइल पर सेफी को अपने अंदाजे के सही होने का मैसेज कर रहा था कि इसी कमरे में तय खाना है जहाँ मंशियात छुपाई जाती हैं। कुछ दिन पहले जब वो फहमा के साथ इस कमरे में था तो चलते इसे रग के नीचे का फर्श बाकी फर्श की निस्बत मुख्तलिफ महसूस हुआ था। सीक्रेट एजेंट के तो कान भी इस कदर तेज़ होते हैं कि हवा की जुम्बिश को भी सुन लेते हैं। इसे भी अपने जूतों की आवाज़ से इस रग पर आकर मुख्तलिफ महसूस हुई थी। अगले दिन इसने बार बार पाँव थपक कर हर जगह को महसूस किया। इसे शक गुजरा कि जिस जगह रुक गया वो जगह लकड़ी की है, और आज इसके शक की तस्दीक भी हो गई थी। फहमा की बात पर मुँह मुस्कुराया। मसलन क्या लगती हैं आप मेरी? इसने टाइप करते करते पूछा। आपको नहीं पता क्या? वो जो बड़े मज़े से इसे मनाने की इसके सामने बैठी थी, इसकी बात पर नज़रें झुका गई। नहीं, मुझे नहीं पता, इसने इसी के अंदाज में कहा। प्लीज़ ना, मुझे भी देखना है, नहीं तो मैं कल यहाँ आकर खुद ही चेक कर लूँगी, इसने जरदाद को धमकी दी। खबरदार जो आपने किसी भी किस्म की हमाकत की। आप इतनी बच्ची नहीं हैं, अच्छी तरह जान चुकी हैं कि मैं किसी मकसद के तहत यहाँ आया हूँ। मैं हर बात आपको नहीं बता सकता, मेरी जॉब ऐसी है। मैं इसकी बातें किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, इवन अपनी बीवी से भी नहीं। फजूल की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश मत करें। इसकी बात पर बमुश्किल इसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। सॉरी, इसे भी अपनी गलत बात का अंदाज़ा हुआ। ओके, इट्स ओके, अब लेटे आप। सुने? इसकी सुने पर अब की बार जरदाद ने कोफ्ते से देखा। इसने जरदाद के तेवर देखकर जल्दी से कहा, आखिरी बात। जी 007 की जानशीन पूछें। इसके तंज पर वो मुस्कुराई। मैंने इस पूरे घर में हर कमरे में अजीब सी एक स्मेल महसूस किया। क्या आप इसे बता सकते हैं कि वो क्या है? शराब की स्मेल है। इसकी बात पर इसका मुंह हैरत से खुला। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जो लोग इस कदर घटिया काम करते हैं आपके ख्याल में शराब नहीं पीते होंगे? इसने इसकी हैरत ज़रा आंखों में देखा। नहीं, मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आपको कैसे पता कि आपने पी है? इसकी बात पर जरदाद ने दाएं ब्रू चुकाकर इसे देखा। हर चीज़ को जानने के लिए इसका तजर्बा करना ज़रूरी नहीं। अब आप ये कहेंगी कि मैंने जो इतने दिन से यहाँ मौजूद हूँ यकीनन पहले भी आता होगा और कार्ल गर्ल से मेरी मुलाकात होगी। इसकी सोच को पढ़ते हुए वो बोला, बिल्कुल। तो ये यहाँ भी आपका अंदाज़ा गलत है। मैं यहाँ आना फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब अगर मेरा इंटरव्यू हो गया हो तो आप सो जाए मेहरबानी करके। कितनी मुश्किल से वो खुद को इसके सामने कंट्रोल करता था और ये सिर्फ वही जानता था, और वो थी कि हर लम्हा इसका इम्तहान लेने पर तुली हुई थी। इसके साथ एक कमरे में रहते बार बार अपने और इसके दरमियान रिश्ते का एहसास सताता था। अब की बार वो खामोशी से लेट गई और जरदाद ने भी शुक्र किया। जरदाद ने कुछ देर बाद उठकर लाइट ऑफ की और नाइट बल्ब ऑन किया। वापस आकर जब वो अपनी जगह लेटा तब अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इसने फहमा के घने बालों वाले सिर पर होले से अपने रब रख दिए। फिर अपने फेवरेट गाने समवन लाइक यू की चंद लाइनें गुनगुनाई। आई विश नथिंग बट द बेस्ट फॉर यू। फिर पीछे होकर तकिए पर सर रखा। एक ठंडी सांस खींचकर इसकी जानिब देखा जो उसके जज्बात से बेखबर बेफिक्री की नींद ले रही थी। जरदाद ने करवट लेकर अपने जज्बात को थपथपाया।